नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इसी को हम इश्केमिक स्ट्रोक भी कहते हैं और इसी को हम ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं। सेरेब्रो जो टर्म है वो ली गई है सेरेब्रम से और वैस्कुलर टर्म ली गई है ब्लड वेसल से। तो जो ब्रेन और वेसल्स जो होती हैं ब्लड वेसल, उनका एक्सीडेंट या फिर कह सकते हैं इश्केमिक टर्म है, जबकि किसी भी पार्ट में ब्लड वेसल्स जो होती है वो थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, या किसी भी वजह से उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई उस पर्टिकुलर पार्ट को कम हो जाती है, तो होता है इश्केमिक स्ट्रोक और ब्रेन अटैक। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सेरेब्रम, ब्लड वेसल्स, जैसे कि ये ब्रेन है और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनमें किसी वजह से इश्केमिया आ जाए या थ्रोम्बस बन जाए, क्लॉट बन जाए, तो यहाँ की ब्लड सप्लाई, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस वजह से ही वहाँ पर क्या होगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक या ब्रेन अटैक। वो एरिया ब्रेन का प्रभावित होगा। तो अब पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इस सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम शॉर्ट में CBAB कहते हैं, C फॉर सेरेब्रो, V फॉर वैस्कुलर और A फॉर एक्सीडेंट। एंड इश्केमिक स्ट्रोक और ब्रेन अटैक इज ए सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। एकदम से क्या होते हैं, जो ब्रेन के दिमाग के फंक्शन हैं एकदम से उनमें लॉस हो जाता है अचानक, रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिसरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। इसका रोल है इसमें कि जो वहाँ की ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसमें एकदम से रुकावट आ जाने के कारण, टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, किसी पार्ट में, जो ब्रेन का पार्ट है जिसको कि वो ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रही है, वो उस ब्रेन के पार्ट में क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, रुक जाती है। यही कहलाता है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो एक बार वापस से डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, एन इश्केमिक स्ट्रोक और ब्रेन अटैक इज ए सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिसरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके कॉजेज़ पे। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, यदि हम इसके कॉजेज़ देखेंगे तो इसके दो मेन कॉज हैं। एक तो इश्केमिक स्ट्रोक, वहाँ पर्टिकुलर पार्ट पे क्या हुई, ब्लड सप्लाई कम हुई, और दूसरा होता है हेमरेजिक। हेमरेजिक मतलब कि वहाँ पर हेमरेज हो गया, एकदम से ब्लड लॉस हुआ किसी भी वजह से। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं ब्रेन अटैक के, या फिर कह सकते हैं हम CBA के। तो इश्केमिक स्ट्रोक में तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये हो सकते हैं लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस, जो लार्ज आर्टरी हैं उनमें थ्रोम्बोसिस हो गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है, तो वहाँ पर क्या है, ब्लड कम कम जगह मिलेगी यहाँ पर ब्लड को फ्लो होने के लिए, और कम पहुँचेगा ब्लड कहाँ पे, ब्रेन में। तो लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस और स्मॉल पेनेट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस, स्मॉल पेनेट्रेटिंग आर्टरी है उनमें थ्रोम्बोसिस होना, या फिर कार्डियोजेनिक एम्बोलिक, जो हार्ट है वहाँ से थ्रोम्बस जाके और वहाँ पर जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है ब्लड वेसल्स, वहाँ पे एम्बोलिज्म बना जाता है, वहाँ पर वो थ्रोम्बस क्लॉट टक जाता है। तो उस हर चीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड सप्लाई कम कर रही है ब्रेन के पार्ट को। तो इश्केमिक स्ट्रोक। हेमरेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होना, जैसे कि इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज, मतलब जो सेरेब्रम पार्ट है उसके अंदर ही अंदर कोई हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ब्लड कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है ब्रेन में। दूसरा है सब एरेक्नोइड हेमरेज, जो सब एरेक्नोइड लेयर है ब्रेन की, वहाँ पर हेमरेज। सेरेब्रल एन्यूरिज्म, सेरेब्रल एन्यूरिज्म में भी क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। और आर्टियोवीनस माल फॉर्मेशन, कोई भी आर्टीरियो वेनस माल फॉर्मेशन है ब्रेन में, तो इसकी वजह से ये सब आते हैं किसमें, हेमरेजिक में। तो दो कारण हो गए मुख्य, इश्केमिक और हेमरेज। तो इनमें मेन अंतर यही है कि यहाँ पर तो क्या हुआ, थ्रोम्बस बनने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, ब्लड कम हो गया, जबकि हेमरेजिक में क्या है, ब्लड बाहर की तरफ ब्लीडिंग हो रही।
नॉन मॉडिफिएबल में क्या आएगा, जैसे कि एडवांस एज, 55 साल से ज़्यादा उम्र का एक व्यक्ति है तो ये वो अपनी एज चेंज नहीं कर सकता, तो क्या हो गया नॉन मॉडिफिएबल। एक है जेंडर, जैसे कि मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वो अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकता, तो ये नॉन मॉडिफिएबल हो गया रिस्पेक्टेड। मॉडिफिएबल में जैसे कि हाइपरटेंशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइज करके, फल फ्रूट अब खा के, या फिर कह सकते हैं कि डाइट में चेंज करके इनको वो चेंज कर सकता है। डायबिटीज़ है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं रखना उसके हाथ में है, स्लीप एपनिया, तो ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकती। तो ये सभी कारण होते हैं किसके, CBA के। एडवांस एज में, जेंडर मेल में ज़्यादा, हाइपरटेंशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, ओबेसिटी है, मोटापा ज़्यादा है उसको, स्मोकिंग करता है, डायबिटीज़ है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, स्लीप एपनिया है। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, थ्रोम्बस, जो ब्लड वेसल्स है उसमें थ्रोम्बस का बनना, यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेरेब्रल ब्लड सप्लाई, अब ये जिस ब्रेन के जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है वहाँ पर क्या होगा, कम ब्लड पहुँचेगा, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होएगा जाएगा किसका, ब्लड सप्लाई का। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन टिश्यू, और उससे क्या होगा, ब्रेन टिश्यू को कम ब्लड फ्लो मिलेगा। नेक्स्ट आएगा, उससे क्या होगा, जब ब्लड कम मात्रा में पहुँचेगा वहाँ तो ऑक्सीजन का कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। और ब्लड फ्लो जो ब्रेन टिश्यू का होता है उससे ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, और एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है तो इसके वजह से रेस्पिरेशन किस में टर्न हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा एक तरफ हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो टू द ब्रेन टिश्यू कम होने से क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा। दूसरा, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, डिक्रीज ATP प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। देन नर्व सेल अनेबल टू डिपोलराइज, जो नर्व सेल हैं वो डिपोलराइज नहीं हो पाएंगी। डिमिनिश्ड और एब्सेंट नर्व फंक्शन, इसकी वजह से नर्व फंक्शन क्या होगा, या तो कम हो जाएगा या एब्सेंट ही हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा, इन्फाक्शन ऑफ द अफेक्टेड ब्रेन एरिया, वो पूरा ब्रेन एरिया जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है वो क्या हो जाएगा, ठप्प पड़ जाएगा और वहाँ पर इन्फाक्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, वो एक तरह से वो डेड हो जाएगा वो एरिया। तो इस तरह से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई ये एक तरह से किसकी, CBA की, कि उस जगह से थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस बनने की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई पर्टिकुलर ब्रेन एरिया में कम हो जाती है, उस ब्रेन एरिया में क्या होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाती है और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, ATP कम हो जाता है और वहाँ की जो नर्व सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं या उनके फंक्शन कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्या साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे CBA की कंडीशन में। तो जब नर्व जो है वहाँ की वो काम करना बंद कर देगी तो मेनली जो नर्व से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि नंबनेस और वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म और लेग, क्योंकि सभी जगह पे नर्व सप्लाई होती है तो फेस, आर्म और लेग में क्या होगी, कमजोरी आ जाएगी या नंबनेस होगा, फीलिंग में, टच की फीलिंग है उसमें कमी आ जाएगी। कन्फ्यूज़न और चेंज इन मेंटल स्टेटस, उस व्यक्ति का मेंटल स्टेटस में या तो वो कन्फ्यूज रहेगा या उसका मेंटल स्टेटस चेंज होगा। ट्रबल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, वो बोलने में भी उसको परेशानी होगी और उसके अलावा जो स्पीच वो समझने में, कोई बोल रहा है तो उसको समझने में भी दिक्कत होगी। ये सब ब्रेन के फंक्शन है, इसलिए ये सब ऑल्टर होते हैं किसमें, CBA में। विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, देखने में परेशानी। सडन सीवियर हेडेक हो सकता है उसको। डिफ़िकल्ट वॉकिंग, चलने में चक्कर आ सकते हैं। डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस लॉस हो सकता है उसका।
होमोनिमस हेमी एनोप्सिया, ये भी एक तरफ का जो आँख का वो साइट है वो दिखाई देती है इसमें, एक तरफ की नहीं दिखाई देती। लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल जो दिख रहा है उसके चारों तरफ की जो विजन है वो उसमें लॉस हो सकती है। इसके अलावा हेमीपैरेसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया हो सकता है, उसको अटैक्सिया हो सकता है। डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया मतलब डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में परेशानी, डिसआर्थरिया। एफेजिया मीन्स इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करने में इनेबल होना। एप्रेक्सिया, इनेबिलिटी टू परफॉर्म ए प्रीवियसली लर्न एक्शन, जो भी पहले उसने सीखा है उसको वो नहीं कर पा रहा है, तो हो गया एप्रेक्सिया। तो ये साइन एंड सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा डिस्फेजिया, पैरेस्थेसिया एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल भी, कॉग्निटिव भी, किसी बात को समझने में, समझाने में उसको परेशानी आ सकती है, कोई चीज़ स्वैलो करने में, ये सब चीज़ों में उनको परेशानी आती है। तो ये हो गई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो इनको वापस से एक बार रिपीट करते हैं हम। नमनेस और वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म और लेग, कन्फ्यूजन और चेंज इन मेंटल स्टेटस, ट्रबल स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच, विजुअल डिस्टर्बेंस, सडन सीवियर हेडेक, डिफ़िकल्टी वॉकिंग, डिजीनेस और लॉस ऑफ बैलेंस, होमोनिमस हेमी एनोप्सिया, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, हेमीपैरेसिस एंड फ्लैसिड पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, अटैक्सिया, डिसआर्थरिया, अफेजिया, अप्रैक्सिया, डिस्फेजिया, पैरेस्थेसिया एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड साइकोलॉजिकल अफेक्ट। देन आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, सीबीए का या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना के, जिसमें कि हम नॉट स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करें, मेंटेन ए हेल्दी वेट मेंटेन करें, हेल्दी डाइट मेंटेन करें, डेली एक्सरसाइज करें। तो इन चीज़ों से, हेल्दी लाइफ स्टाइल से ये रोका जा सकता है। डैश डाइट, डैश का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ऐसी डाइट अपनाना जिसकी वजह से हाइपरटेंशन स्टॉप हो जाए या वो हो ही नहीं। तो यह डी फॉर डाइटरी, ए फॉर है अप्रोच, एस फॉर है स्टॉप एंड एच फॉर है हाइपरटेंशन। स्ट्रोक रिस्क स्क्रीनिंग करी जाए, एजुकेशन दी जाए, हेल्थ एजुकेशन एंड लो डोज एस्पिरिन डॉक्टर की सलाह पे। तो इस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं सीबीए का। हेल्दी लाइफस्टाइल, नोट स्मोकिंग, मेंटेन ए हेल्दी वेट, हेल्दी डाइट, डेली एक्सरसाइज, डैश डाइट, स्ट्रोक रिस्क स्क्रीनिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड लो डोज एस्पिरिन। नेक्स्ट आती हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं सीबीए के बाद। तो टिश्यू इश्यूमिया होता है, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी, एंड कार्डियक डिसएरिथमियाज हो सकते हैं। जो कार्डियक डिसएरिथमियाज हैं वो इसकी वजह से हो सकते हैं। देन आता है असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे हम, तो सीटी स्कैन, पैट स्कैन, एमआरआई, सेरेब्रो एंजियोग्राफी, लंबर पंक्चर, ईसीजी, स्कल एक्सरे, ईईजी, लेबोरेटरी स्टडीज़ टू रूल आउट सिस्टमेटिक कॉजेज कोई हैं तो उनके लिए। तो इस तरह से सीटी स्कैन, पैट स्कैन, एमआरआई, सेरेब्रल एंजियोग्राफी, लंबर पंक्चर, ईसीजी, स्कल एक्सरे, ईईजी एंड लेबोरेटरी स्टडीज़ टू रूल आउट सिस्टमेटिक कॉजेज। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर होगा, और ये हम एक एजुकेशन पर्पज़ से यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं इसमें मेडिसिन। तो वारफेरिन, जिसको कॉमेडिन भी कहते हैं, विद ए टारगेट इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो INR ऑफ 2 to 3। INR कितना हो, 2 to 3, ये हमारा टारगेट रहेगा। इसके हिसाब से ये वारफेरिन और कॉमेडिन दी जाती है इसमें। INR मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। देन आता है NOACS, इसको बोलते हैं नोवल, N फॉर नोवल, O फॉर ओरल, और AC मीन्स एंटीकोगुलेंट्स। तो नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स दी जाती हैं इसमें, जिसकी वजह से क्या है, कोगुलेशन नहीं हो, क्लॉट नहीं जमे। एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रेड, प्लेटलेट इनहिबिटिंग
मेडिसिन्स हैं ये, जो कि प्लेटलेट क्या करती है, क्लॉट करती है ब्लड को। तो जब प्लेटलेट इनहिबिट होंगी तो क्लॉट नहीं होगा, तो इसके लिए दी जाती हैं ये। देन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है, टीपीए। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में टीपीए है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दिए जाते हैं विदिन 3 आवर, जो स्ट्रोक है उसके विदिन 3 आवर में। इट वर्क्स बाय बाइंडिंग टू फाइब्रिन एंड कन्वर्टिंग प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। ये कैसे काम करती है टीपीए? ये क्या कर लेती है, बाइंड कर देती है फिब्रिन को, एंड कन्वर्टिंग प्लाज्मिनोजन है उसको प्लाज्मिन में बदल देती है, विच स्टिमुलेट फिब्रिनोलाइटिक ऑफ द क्लॉट, जो क्या करती है, क्लॉट को डिसॉल्व करती है और ये क्लॉट को ख़त्म करती है, उसका लाइसिस करती है टीपीए। देन आता है हीमोडाइनमिक मॉनिटरिंग, क्योंकि ब्लड से ही रिलेटेड सारी चीज़ें, तो हमें इसमें हीम मीन्स ब्लड की जो भी वो है फाइंडिंग, उनको हमें मॉनिटर करना होगा, हीमोडाइनमिक मॉनिटरिंग। देन आता है इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी के लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। इसके अलावा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एंड एंडोवेस्कुलर थेरेपी। तो ये हो गया इसका मेडिकल मैनेजमेंट। इसको वापस से रिवाइज करते हैं एक बार। बारफेरिन दी जाती है, कॉमेडिन, नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स, एस्पिरिन, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, टीपीए एंड हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग, ऑस्मोटिक डायूरेटिक फॉर इंक्रीज आईसीपी, एंड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एंड एंडोवेस्कुलर थेरेपी। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कैरोटिड एंडाक्टोमी एंड हेमीक्रेनिएक्टोमी। कैरोटिड एंडाक्टेक्टोमी की जाती है और हेमीक्रेनिएक्टोमी की जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट में। देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग असेसमेंट है पहले एक्यूट फेज में। चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक्यूट फेज में क्या होता है, ये देखा जाता है कि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो रहा है। आई ओपनिंग देखी जाती है, कलर ऑफ द फेस देखा जाता है, एबिलिटी टू स्पीक, पेशेंट बोल पा रहा है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग चेक करते हैं इसमें, मेंटेनेंस ऑफ बीपी मेंटेन रहे ये देखा जाता है इसमें। पोस्ट एक्यूट फेज में क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस चेक करते हैं, सेंसेशन और परसेप्शन देखा जाता है, और मोटर कंट्रोल उसमें चेक किया जाता है। तो पोस्ट एक्यूट फेज में मेंटल स्टेटस, सेंसेशन एंड परसेप्शन और मोटर कंट्रोल। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है impaired physical mobility related to hemiparesis, loss of balance and coordination, brain injury। फिजिकल मोबिलिटी है वो इम्पेयर होती है, जो पेशेंट की मूवमेंट है, और ये किससे रिलेटेड है, हेमीपैरेसिस और लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ब्रेन इंजरी हुई है इस वजह से। और क्या डायग्नोसिस बनता है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू हेमीप्लेजिया एंड डिस्टर्बेंस की वजह से। देन आता है सेल्फ केयर डेफिसिट, खुद की वो केयर नहीं कर पा रहा है पेशेंट, जैसे कि बाथिंग, हाइजीन, टॉयलेटिंग, ड्रेसिंग एंड फीडिंग, रिलेटेड टू स्ट्रोक सिक्वेंस, स्ट्रोक की वजह से। फोर्थ है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू फ्लैसिड ब्लैडर, स्ट्रोक की वजह से उसका ब्लैडर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका यूरिनरी एलिमिनेशन इम्पेयर्ड हुआ है। डिट्रेसर इंस्टेबिलिटी एंड कन्फ्यूज़न है, डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी उसकी इम्पेयर हो रही है रिलेटेड टू हेमीपैरेसिस और हेमीप्लेजिया, एंड डिक्रीज मोबिलिटी हो गई है, तो ये आधे पार्ट में उसका पैरालिसिस हो गया है इस वजह से। तो ये सब चीज़ें बनती हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, पोजिशनिंग टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, पोजिशनिंग चेंज की जाएगी उसकी प्रॉपरली, जिससे कि कॉन्ट्रैक्चर नहीं बने। रिलीव प्रेशर रिलीव हो, अटेंड गुड बॉडी अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। एक पर्टिकुलर
पार्ट में उसके प्रेशर नहीं पड़े और उसकी वजह से न्यूरोपैथी नहीं हो, उसके लिए उसकी बॉडी अलाइनमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और पोजीशनिंग पे ध्यान दिया जाएगा। प्रिवेंट शोल्डर अडक्शन, शोल्डर अडक्शन को प्रिवेंट करना है। पोजीशनिंग हैंड एंड फिंगर, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करनी है। प्रोन पोजीशन विद पिलो सपोर्ट हेल्प प्रिवेंट हिप फ्लेक्शन, प्रोन पोजीशन दी जाती है विद पिलो सपोर्ट के, जिससे कि हिप जो फ्लेक्शन है वो रुके, प्रिवेंट हो। तो इस तरह से पोजीशनिंग पे काम किया जाता है, जैसे कि पोजीशनिंग टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, रिलीव प्रेशर, अटेन गुड बॉडी अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट कंप्रेसिव न्यूरोपैथीज। प्रिवेंट शोल्डर रिडक्शन, पोजीशनिंग हैंड एंड फिंगर, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर, प्रोन पोजीशन विद पिलो सपोर्ट helps prevent hip flexion. Then prevent flexion. Apply splint at night. नाइट में क्या करेंगे, स्प्लिंट अप्लाई करेंगे टू प्रिवेंट फ्लैक्शन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। यदि किसी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी का फ्लैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए पिलो उसको स्प्लिंट की तरह काम, स्प्लिंट दिया जाएगा, स्प्लिंट अप्लाई किया जाएगा। प्रिवेंट एडिमा, एलिवेटेड अफेक्टेड ऑर्गन, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है उसको एलिवेट किया जाएगा, उठाया जाएगा। फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराई जाएंगी उसको। प्रिवेंट वीनस स्ट्रेसेस, वीनस स्ट्रेसेस को रोकने के लिए काम होगा। रिगेन बैलेंस, बैलेंस वो रिगेन करे, इस पे काम करेंगे। पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखेंगे। मैनेज सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मैनेज करेंगे। विजिट स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट को विजिट करेंगे। बॉर्डिंग पैटर्न को उसको चेक करेंगे और उसको बनाएंगे। असेस स्किन, स्किन को देखेंगे, स्किन केयर करेंगे। कैथेटराइजेशन विद स्टेराइल टेक्निक से कैथेटराइजेशन करेंगे। मेक एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू कम्युनिकेशन, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए जाएंगे जिससे कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। फिज़िकल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन उसको पेशेंट को हम देंगे। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में आएगा पोजीशनिंग, प्रिवेंट फ्लैक्शन, प्रिवेंट एडिमा, फुल रेंज ऑफ मोशन, प्रिवेंट वीनस स्ट्रेसेस, रिगेन बैलेंस, पर्सनल हाइजीन, मैनेज सेंसरी डिफ़िकल्टीज, विजिट स्पीच थेरेपिस्ट, बॉर्डिंग पैटर्न, असेस स्किन, कैथेटराइजेशन विद स्टेराइल टेक्निक, मेक एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू कम्युनिकेशन, फिजिकल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन। तो आज का हमारा टॉपिक था सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इश्केमिक स्ट्रोक या ब्रेन अटैक। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल